हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर से न्यू एसके स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी को दिल खोल के स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज जो बात करेंगे वो दर्पण और लेंस के बारे में बात करेंगे। दर्पण और लेंस 10th की क्लास के लिए इतना भी है क्वेश्चन आता है, इससे इतना क्वेश्चन भर भर के आता है। जैसे आप एग्जाम में बैठोगे 10th एग्जाम में आपको पता चलेगा। और इस बार जो 2025 में एग्जाम होगी एकदम भयानक रूप से पूछा जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, चाहे वो दर्पण का फार्मूला, चाहे वो लेंस का फार्मूला, दर्पण क्या है, दर्पण की प्रकार क्या है, हजाम किस दर्पण का प्रयोग करता है। तो मैंने सारी बातों को आज चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा करते हैं। और जो अभी तक पिछले क्लास की वीडियो नहीं देखे, मैंने बताया कि मैंने एसएसटी का वीडियो बनाया, मैंने राजनीतिक शास्त्र का, जैसे एसएसटी में इतिहास, राजनीतिक शास्त्र और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कई ऐसा सब्जेक्ट है जिसका मैंने सारा वीडियो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है उसका वीडियो बनाया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखें और इस क्लास को एकदम आनंदित रूप से एकदम मन लगा के देखें, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन समझ में आए और जैसे ही एग्जामिनर पूछे तो एकदम अपने शब्दों में क्या करना है कि एग्जाम सबका आंसर देना है। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हर रोज़ की तरह जिस तरह एक मोटिवेशनल लाइन होता है, तो आज भी एक क्या होगा, ये मोटिवेशनल लाइन होगी। और ये जो मोटिवेशनल लाइन है कुमार विश्वास जी का है, जो कविता, हिंदी कविता शायरी लिखते हैं, उन्हीं का ये लाइन है कि किसी की दिल की मायूसी जहाँ से हो के गुजरी है, हमारी सारी चालाकी वहीं पे खो के गुजरी है। तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है, तुम्हारी और मेरी रात में बस फर्क इतना है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरा है। तुम्हारी सो के गुजरी है, हमारी रो के गुजरा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी मोटिवेशनल लाइन। कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारी सो के, देखो मेहनत करने वाला हमेशा जागता है और जो मेहनत नहीं करता वो हमेशा सोता है। इसीलिए वो मेहनत होनी चाहिए। अगर रो के भी गुजारनी पड़ी रात, अगर सफलता के लिए रो के भी गुजारनी पड़ी रात, तो गुजारने के लिए आदमी को तैयार होना चाहिए, स्टूडेंट को तैयार होना चाहिए। तो इसी मोटिवेशनल लाइन के साथ हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दर्पण क्या है, सबसे पहले हमको समझना है कि दर्पण क्या है। सबसे पहले ये मान लीजिए कोई शीशा है, क्या है, ये कोई चिकना जगह है जो शीशा है। अभी फिलहाल ये पारदर्शी है, क्या है, पारदर्शी है। पारदर्शी का मतलब क्या होता है जिसमें प्रकाश आसानी से आर पार कर मतलब हो सके। तो कहने का मतलब ये शीशा है, शीशा में प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। तो हमें जानना है कि दर्पण क्या है। सबसे पहले हमको समझना क्या है, दर्पण क्या है। अगर मान लीजिए कोई शीशा है, क्या है, शीशा। अगर दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, फोटो बनता है। जैसे हम आईना के सामने खड़ा होते हैं तो मेरा ही साइज का प्रतिबिंब क्या होता है, आईना में बन जाता है। तो इसका मतलब आईना में क्यों बनता है, कैसे बनता है, हम उसी बात को जानते हैं। क्या करते हैं, उसी बात को जानते हैं। देखिए जब कोई प्रकाश यहाँ से जाएगा और टकरा के रिफ्लेक्ट होगा, उसके बाद ही प्रतिबिंब बनेगा। कम से कम 2 बार परावर्तन होना जरूरी है। क्या है, कम से कम 2 बार प्रकाश की परावर्तन होना जरूरी है। जब तक 2 बार नहीं जाएगा ये प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। जैसे ही प्रकाश टकरा के लौटेगा प्रतिबिंब बनेगा, जैसे ही प्रकाश टकरा के लौटेगा प्रतिबिंब बनेगा। तो आखिर प्रकाश टकराएगा कैसे, ये तो मान लीजिए हमने बताया पारदर्शी है, तो पारदर्शी से तो प्रकाश टकराएगी नहीं, प्रकाश तो आर पार कर जाएगी। तो हम इसको दर्पण बनाने का प्रयास करते हैं। हमने क्या किया कि पीछे से क्या किया, कोई लेप चढ़ा दिया। क्या किया, ये लेप चढ़ा दिया। लेप चढ़ाने का मतलब क्या है कि मैंने कोई कलाई कर दी, पेंट कर दिया। क्या कर दिया, पेंट कर दिया। ये जो पेंट किया ये धातु ऑक्साइड है, याद रखना है। ये जो पेंट है ये धातु ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है। पेंट जो है ये धातु ऑक्साइड है। या अगर रियलिटी बात करें तो इस पर सिल्वर ब्रोमाइड चढ़ाया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड क्या चढ़ाया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड चढ़ाया जाता है। याद रखना है, इस पर जो लेप चढ़ाया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का। मैंने धातु ऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड क्यों लिखा, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि जब भी कोई दर्पण लेते हैं हम लोग तो 10 रुपये हमें मिल जाता है। अब बताइए सिल्वर का मतलब क्या होता है, चांदी। अगर 10 रुपया का शीशा में अगर चांदी का लेप चढ़ाना स्टार्ट कर दे तो उस आदमी को इनकम क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसीलिए वो क्या करता है, कोई सस्ता धातु लेता है और उसका ऑक्साइड क्या करता है, पीछे से चढ़ा दिया जाता है। क्या करता है, पीछे से चढ़ा दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो दर्पण है, दर्पण क्या है, क्या है, दर्पण क्या है। यदि किसी चिकने पारदर्शी तल, क्या होता है, ये कोई चिकना पारदर्शी तल था, क्या है, यदि आप लिखते जाए, यदि
कोई चिकना चिकना पारदर्शी तल, पारदर्शी तल क्या रखना है, यदि कोई चिकना पारदर्शी तल। एक बात याद रखना है कि इधर से जब हम लेप चढ़ा दिए तो इधर से तो अब प्रकाश जाना बंद होगा, तो जैसे ही यहाँ से प्रकाश गुजरेगी इधर आएगी, जैसे ही यहाँ से प्रकाश गुजरेगी यहाँ आएगी। इसका मतलब प्रकाश परावर्तन हो रहा है, प्रकाश क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। और जैसे ही परावर्तन होगा तो क्या होगा, वहाँ प्रतिबिंब बनेगा। और ये जब ये कौन सा सतह हो गया, परावर्तन सतह हो गया। याद रखना है परावर्तक सतह हो गया, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का मतलब क्या है कि टकरा के वापस लौट जाना, जिस टाइप से मेरा प्रतिबिंब बनता है, जिधर से मेरा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो क्या होता है कि यदि कोई चिकना पारदर्शी तल जिसमें एक पृष्ठ, इसका दो पृष्ठ है, एक पृष्ठ इधर है, एक पृष्ठ इधर है, एक पृष्ठ चिकना हो, एक पृष्ठ पर कलई चढ़ी हो। कलई का मतलब होता है रंग। जैसे आप घर में देखते होंगे दर्पण, तो दर्पण के पीछे क्या किया जाता है, रंग चढ़ा दिया जाता है। जैसे आप घर में दर्पण फोड़ते होंगे, शीशा फोड़ते होंगे, ऐना फोड़ते होंगे, तो पीछे से एक तरफ क्या होगा, एक या तो रेड रंग कलर चढ़ा दिया जाता है, या व्हाइट चढ़ा दिया जाता है, या किसी अन्य कलर क्या करता है, चढ़ा दिया जाता है। वो क्या होता है, धातु ऑक्साइड होता है या सिल्वर बोरोमाइड होता है। अक्सर ये सिल्वर बोरोमाइड नहीं चढ़ाई जाती है, महंगी धातु होने के कारण। तो मैंने क्या किया कि जिसमें एक पृष्ठ पर कलई होती है किसका, धातु ऑक्साइड को। ऐसे लिख देना, धातु ऑक्साइड को क्या होता है, धातु ऑक्साइड को। एक तरफ क्या होता है, कलई होती है धातु ऑक्साइड को, और एक तरफ ऐसे लिखना है कि धातु ऑक्साइड की कलई होती है, और दूसरे तरफ परावर्तक सतह होता है। परावर्तक सतह चिकना होता है। क्या होता है, चिकना होता है। चिकना का होने का मतलब क्या है कि सुंदर, जो दिखने में सुंदर लगे, प्लेन लगे, जहां से मेरा प्रतिबिंब बन सकता है, चिकना हो। ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण किसे कहा जाता है कि यदि कोई चिकना पारदर्शी तल जिसमें एक पृष्ठ पर कलई होती है, जिसको धातु ऑक्साइड बोला जाता है, और दूसरे पृष्ठ क्या होता है, दूसरे तरफ परावर्तक सतह चिकना होता है। क्या होता है, जैसे चिकना होता है। जैसे यहाँ खड़ा होंगे तो मेरा प्रतिबिंब बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो दर्पण कब बना कि जब कोई पारदर्शी चीज था, मैंने क्या किया, उस पर पीछे से लेप कर दिया। परावर्तन का मतलब जब तक प्रकाश टकरा के लौटेगा नहीं तो प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता। तो देखिए, टकरा के लौटा, प्रतिबिंब बना। यहाँ क्या हुआ, प्रतिबिंब बना। मैं थोड़ा प्रतिबिंब बना देता हूँ। क्या हुआ, कोई प्रतिबिंब, क्या हुआ, कोई प्रतिबिंब बनना स्टार्ट हो गया। तो देखिए, ये जो पारदर्शी था अब क्या हो गया, दर्पण जो है अपारदर्शी हो गया। क्या हो गया, अपारदर्शी। क्यों हो गया, क्योंकि अब प्रकाश पार नहीं हो रहा, लौट रहा है। इसका मतलब, कहने का मतलब, दर्पण जो होता है अपारदर्शी होता है। क्या होता है, दर्पण जो होता है अपारदर्शी होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि दर्पण का प्रकार, दर्पण कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले आपको जानना है कि दर्पण का प्रकार, सबसे पहले आपको जानना है कि दर्पण दो प्रकार का होता है। एक तो होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण। सबसे पहले समझना है कि गोलीय दर्पण किसको कहा जाता है। गोलीय दर्पण किसको कहा जाता है, सुनने से भी स्पष्ट होगा कि कोई चीज़ गोला हो, क्या हो, गोला है, जिसका परावर्तक सतह गोला है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, अगर मान लीजिए कोई गोला है, क्या है, कोई गोला है, क्या है, गोला है, इस पर कोई अक्ष गुजरा हुआ है, कोई अक्ष गुजरा हुआ है, तो इधर भी ध्रुव होगा, इधर भी ध्रुव होगा, इधर भी, ये क्या है, सेंटर है, वक्रता त्रिज्या, यानी सेंटर, मेन फोकस है। किसी चीज़ का केंद्रक होता है कि नहीं। अगर मान लीजिए किसी वस्तु का हाइट 10 फीट है, तो एक केंद्र बनाया जाए तो 5 फीट पे केंद्र बनेगा। इसी तरह मान लीजिए कोई गोला है, क्या है, ये कोई गोला है, तो इधर भी ध्रुव होगा, इधर भी ध्रुव होगा, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो इसका मतलब यहाँ भी होगा फोकस दूरी, यहाँ भी होगा फोकस दूरी। कहने का मतलब क्या है कि जब ये गोलीय दर्पण को हम तोड़ेंगे, बीच से जैसे ही गोलीय दर्पण को तोड़ेंगे तो दो दर्पण का निर्माण होगा। गोलीय दर्पण जैसे टूटा, मान लीजिए ऐसे गोलीय दर्पण है, क्या है, ऐसे गोलीय दर्पण, इसको जैसे ही तोड़ेंगे तो एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा। कैसे बनेगा, पहले सबसे पहले गोलीय दर्पण का डिफिनेशन लिखना है। गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है, जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, जिसका
कहाँ लिख दे ताकि आपको समझ में, यहीं लिख देते हैं कि जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, गोलीय दर्पण, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या होता है? जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, क्या होता है? वो गोलीय दर्पण होता है। अब गोलीय दर्पण को मैंने क्या किया? तोड़ा। जैसे ही गोलीय दर्पण को तोड़ेंगे, कोई भी विरीत को अगर तोड़ेंगे तो बीच से आधा से तोड़ेंगे। जैसे ही आधा से हमने तोड़ा तो क्या हुआ? एक ऐसे बना, एक ऐसे बना, एक ऐसे बना, एक ऐसे बना। थोड़ा अच्छा से कर लेते हैं। देखो तो बेटा वीडियो में आ रहा है, देखिए तो एक ऐसे बनेगा, एक ऐसे बनेगा। देखिए जो ऐसे बनेगा एक ऐसे बनेगा। मान लीजिए एक ऐसे दर्पण है तो पीछे से लेपित तो करना अनिवार्य है। एक ऐसे बना और एक कैसे बना? ऐसे बना, एक ऐसे बना, एक ऐसे बना। तो देखिए इधर एक पोल है, इधर तो पोल होगा। पोल का मतलब क्या होता है? ध्रुव। याद रखना है, पोल का मतलब क्या होता है? ध्रुव। इधर भी एफ है तो इधर भी एफ होगा, इधर भी सी है तो इधर भी सी होगा। याद रखना है, इधर भी पोल है तो इधर भी पोल, पोल का मतलब ध्रुव। इधर भी एफ होगा, इधर भी क्या होगा? सी होगा। और इधर जो पीछे है वो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। कहने का मतलब क्या है? ये जो गोलीय दर्पण है, क्या है? ये गोलीय दर्पण है। ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का है। गोलीय दर्पण जो टूटा, दो प्रकार का टूटा। एक को क्या बोला गया? एक को उत्तल दर्पण बोला गया, उत्तल दर्पण बोला गया। एक को क्या बोला गया? अवतल दर्पण बोला गया। याद रखना है, अवतल दर्पण बोला गया। एक बात भी याद आपको नहीं रखना है, सब क्लास में याद होगी। अवतल दर्पण होता है, आपने समझा? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब देखिए हम थोड़ा ऊपर में मिटा देते हैं, फिर उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। मैंने क्या बताया? ये गोलीय दर्पण क्या कितने प्रकार का हुआ? दो प्रकार का। एक तो आपने समझा अवतल दर्पण, एक समझा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, अब अवतल दर्पण हमको समझना कि अवतल दर्पण किसे कहा जाता है? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का फिगर मैंने कैसे बनाया? ऐसे, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, ऐसे। कहने का मतलब हमको, हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। कहने का मतलब जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, अंदर धंसा हुआ है, जिसका परावर्तक सतह अंदर, अ से अवतल, अ से अंदर, जिसका परावर्तक सतह अंदर धंसा हुआ है। कैसे लिखना है? जिसका परावर्तक सतह, ऐसे लिखना है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक सतह अंदर धंसा हुआ है, अंदर धंसा हुआ है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब क्या है बेटा? कि जिसका परावर्तक सतह, मैंने क्या बताया? ये पोल है, ये फोकस दूरी है, ये वक्रता तिर्य्या है। फोकस दूरी किसको कहा जाता है? कि फोकस दूरी और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। कि फोकस दूरी और ध्रुव के बीच की दूरी को हम इसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी। याद रखना है, फोकस दूरी किसको बोला जाता है? इसकी और इसकी दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी। आपने क्या समझा? कि जिसका परावर्तक सतह, देख रहे हैं कैसे धंसा हुआ है, कैसे धंसा हुआ है। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है, यानी अंदर धंसा हुआ है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण किसे कहा जाता है? हम अभी इसको भी मिटा देते हैं, फिर हम समझते हैं। चलिए, आपने समझा अवतल दर्पण क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि उत्तल दर्पण क्या है। उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण क्या है? उत्तल दर्पण क्या है? सबसे पहले उत्तल दर्पण का चित्र बनाना सीखेंगे कि उत्तल दर्पण क्या है। कि मैंने तोड़ा तो ऐसे बना,
तो इसको क्या किए, अंदर से लेपित कर दिए। इसको जैसे ही अंदर से लेपित कर दिए तो इसमें भी P होगा, यानी ध्रुव होगा, पोल ध्रुव होगा। उसके बाद फोकस दूरी इसमें भी होगा और वक्रता तिर्यक इसमें होगा। ये क्या करेगा कि जिसका परावर्तक सतह, देख रहे हैं यहाँ वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। जिसका परावर्तक सतह उगा हुआ है, उससे उत्तल, उससे उगा हुआ, जिसका परावर्तक सतह उगा हुआ है। आप ऐसे लिखना है इसका फार्मूला, इसका सॉरी डेफिनेशन, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उगा हुआ है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिस परावर्तक सतह उगा हुआ है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आप लोगों को याद हो गया। और सबसे पहले सबसे ज़्यादा समझने वाली बात क्या है कि इसका एग्जाम्पल, एक तो है अवतल दर्पण, एक है अवतल दर्पण, एक है उत्तल दर्पण। ये दोनों का एग्जाम्पल सबसे ज़रूरी है समझना। देखिए ये जैसे प्रकाश हो जाएगी तो देखिए इसका सिर्फ इस डिजाइन से बना है, इस डिजाइन से बना। अगर यहाँ से कोई चीज़ मारेंगे ऐसे तो यहाँ टकरा के नीचे आएगा, यहाँ टकरा के, कहने का मतलब नीचे आएगा। अगर मान लीजिए कोई यहाँ से भी मारेंगे तो यहाँ से टकरा के नीचे आएगा। कहने का मतलब क्या है कि अवतल दर्पण जो है वो प्रकाश को क्या करता है? केंद्रित करता है। क्या करता है? केंद्रित करता है। जैसे ही प्रकाश गया, इसका सिर्फ इस डिजाइन से बना है कि यहाँ आके टकराया, ये यहाँ गया। तो कहने का मतलब क्या है? अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश केंद्रित करता है। प्रकाश केंद्रित करता है, केंद्रित करता है, प्रकाश केंद्रित करता है, सबसे पहली बात। दूसरा बात क्या है कि जैसे ही आप जैसे ही देखेंगे कि कोई इधर से भी प्रकाश आ गया, इधर से भी प्रकाश आ गया, इधर से भी प्रकाश आ गया, कहने का मतलब जहाँ प्रकाश की अधिकता हो, क्या हो, जहाँ प्रकाश की अधिकता हो वहाँ प्रतिबिंब भी बड़ा बनेगा। इसका मतलब, कहने का मतलब अवतल दर्पण में है प्रतिबिंब भी बड़ा बनता है, प्रतिबिंब भी वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है। प्रतिबिंब भी क्या करता है? वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है। और याद रखना है कि अवतल दर्पण ऋणात्मक होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण ऋणात्मक होता है। तीन बात याद रखना है, ये प्रकाश को केंद्रित करता है, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बड़ा होता है, और ये ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण का सिर्फ इस डिजाइन से बना है कि जैसे ही प्रकाश जाएगा ये केंद्रित जैसे तैसे कर देगा, मतलब कहने का मतलब छिड़िया देगा। क्या करेगा? छिड़िया देगा। तो आप समझिए कि उत्तल दर्पण ये अवतल प्रकाश केंद्रित करता है, उत्तल दर्पण क्या करता है? चारों तरफ छिड़िया देता है, चारों तरफ फैला देता है। क्या देता है? फैला देता है। जैसे ये प्रतिबिंब बड़ा बनाएगा, एक जगह प्रकाश केंद्रित होता तो बड़ा प्रतिबिंब बनता, लेकिन ये क्या कर रहा है? प्रकाश को फैला रहा है। इसका मतलब इसमें छोटा प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में क्या बनेगा? छोटा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब, याद रखना है। और ये जो प्रतिबिंब बनाएगा ये धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। आपने समझ गया कि अवतल दर्पण प्रकाश केंद्रित करता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है और ऋणात्मक होता है। ये जो उत्तल दर्पण होता है प्रकाश को फैलाता है और क्या करता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और ये क्या करता है? इसका जो चिन्ह होता है वो धनात्मक होता है। अब हम सबसे बड़ी बात जो पढ़ेंगे, इसका उपयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? उपयोग पढ़ेंगे। एक साइड उत्तल दर्पण का उपयोग पढ़ लेते हैं, एक साइड अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ लेते हैं। इधर हम अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। चलिए हम थोड़ा मिटा देते हैं, फिर हम समझते हैं। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, उपयोग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा यहीं से उपयोग से ही पूछा जाएगा। सबसे पहली बात कि क्या होता है कि अवतल दर्पण का उपयोग जो होता है ये हजाम करता है। कौन करता है? हजाम करता है, हजाम करता है। आप लोग कहेंगे हजाम करता है, कैसे करता है हजाम? मैंने बताया कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है। तो बताइए कि जब हजाम केस दाढ़ी बनाते होंगे तो हमारा जो बाल और दाढ़ी है वो छोटा छोटा दिखता होगा। वो अवतल दर्पण का प्रयोग इसीलिए करता है ताकि क्या हो? बड़ा प्रतिबिंब हो। क्या हो? बड़ा प्रतिबिंब हो। आपने समझ गया कि हजाम क्यों करता है? बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए। और बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है? अवतल दर्पण में बनता है।
दूसरी बात क्या है कि ये डॉक्टर भी प्रयोग करता है। क्या करता है? डॉक्टर भी प्रयोग करता है। क्या करता है? डॉक्टर भी प्रयोग करता है। डॉक्टर क्यों प्रयोग करता है? डॉक्टर इसीलिए प्रयोग करता है दांत को देखने में। क्या होता है कि दांत में जो छिद्र होगा, जैसे आप कभी दंतमंजन नहीं करता है तो क्या होता है, वो बैक्टीरिया खा जाती है। क्या होती है? बैक्टीरिया खा जाती है। तो उसमें तो छोटा छोटा छिद्र होगा, दांत में छोटा छोटा छिद्र, तो उसको तो बड़ा करने के लिए कम से कम उस चीज़ का प्रयोग करेगा, तब ना वो बड़ा छिद्र दिखेगा। तो वो क्या करता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, इसीलिए क्योंकि उसमें बड़ा प्रतिबिंब दिखे, स्पष्ट रूप से दिख सके। तो इसीलिए डॉक्टर क्यों अवतल दर्पण का प्रयोग करता है? क्योंकि वस्तु की अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब वो देखना चाहता है। आपने समझ गया, डॉक्टर भी प्रयोग करता है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात क्या है कि इसका जो प्रयोग करता है, क्या करता है, इसका जो प्रयोग होता है गाड़ी के हेडलाइट में भी प्रयोग करता है। गाड़ी का हेडलाइट, हेडलाइट, हेडलाइट का मतलब क्या होता है? हेडलाइट का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई बाइक चला रहा है, क्या है, जैसे कोई बाइक चला रहा है तो वो जो गाड़ी के आगे जो बल्ब बढ़ते रहता है, आगे को देखने के किसी चीज़ को देखने के लिए आगे जो बल्ब लगाई जाती है, किस लिए लगाई जाती है? कि कोई वस्तु को अंधेरा में देख सके। तो उसमें जो दर्पण का प्रयोग करता है, उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। आखिर गाड़ी के हेडलाइट में अवतल ही दर्पण का प्रयोग क्यों करता है? उसमें इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है क्योंकि वो प्रकाश को केंद्रित करता है। मैंने बताया कि अवतल दर्पण है, ये क्या करता है? प्रकाश को केंद्रित करता है। क्या करता है? केंद्रित करता है। यदि गाड़ी हेडलाइट अगर जलाए और इधर दिखना स्टार्ट हो जाए, इधर बढ़ना स्टार्ट हो जाए, तो आगे के वस्तु हम लोग देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। इसलिए वो क्या करता है? प्रकाश को केंद्रित करता है। अवतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश को केंद्रित करता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? गाड़ी के हेडलाइट में भी प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? गाड़ी के हेडलाइट में भी प्रयोग करते हैं। अगला है कि हम लोग सर्च लाइट में प्रयोग करते हैं। सर्च लाइट में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? सर्च लाइट में प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। सर्च लाइट में प्रयोग करते हैं। याद रखना है कि हम लोग किस में प्रयोग करते हैं? सर्च लाइट में। सर्च लाइट कहने का मतलब क्या है? टॉर्च। सर्च लाइट कहने का मतलब क्या है? टॉर्च। जैसे हम लोग चरबत्ती जलाते हैं अंधेरा में, तो उसमें भी क्या होता है कि जैसे हम टॉर्च जलाते हैं तो क्या प्रकाश इधर जाता है? इधर जाती है? नहीं ना जाती है, सीधे सीधा जाता है। क्या करता है? इसका मतलब वो प्रकाश को केंद्रित करते रहता है। क्या करता है? प्रकाश को केंद्रित करते रहता है। कहने का मतलब सर्च लाइट का मतलब क्या होता है? टॉर्च। क्या होता है? टॉर्च। टॉर्च में हम लोग क्या करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आपने समझ गया कि हजाम प्रयोग करता है, डॉक्टर प्रयोग करता है, गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग करती है और सर्च लाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण का प्रयोग। क्या पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का यहाँ हम पढ़ लेते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग मैंने क्या बताया? उत्तल दर्पण में जो प्रकाश होता है वो फैलाता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और ये इसका जो चिन्ह होता है वो धनात्मक होता है। तो हमने लिखा कि गाड़ी के वो क्या होता है? साइड मिरर। साइड मिरर में उपयोग करते हैं। मिरर में उपयोग करते हैं। आप कहने का मतलब गाड़ी के साइड मिरर में ही क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि मैंने बताया कि ये प्रतिबिंब छोटा बनाता है। क्या करता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आप देखिए कि हम बाइक चला रहे हैं, गाड़ी का साइड मिरर मतलब क्या? साइड वाला आईना। गाड़ी के साइड मिरर का मतलब क्या है? साइड वाला आईना। जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं तो क्या होगा? कोई वस्तु अगर पीछे से आ रही है, अगर उसका मान लो कोई कार आ रही है तो कार तो बहुत बड़ा होता है, अगर उसका प्रतिबिंब हमें छोटा नहीं दिखेगा और बड़ा ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? एक्सीडेंट कर जाते हैं। क्या करेंगे? एक्सीडेंट कर जाएंगे, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलेगा कि वो कार कहाँ है, नहीं है, क्योंकि वो बड़ा प्रतिबिंब बना रहा है। यदि वो छोटा प्रतिबिंब बनाएगा तो हम क्या करेंगे? दर्पण में देख पाएंगे, शीशा में क्या करेंगे? देख पाएंगे कि पीछे से कार आ रही है, हम लोग क्या करेंगे? साइड दे देते हैं, या कोई आदमी क्या करता है? साइड दे देते हैं। इसीलिए गाड़ी का जो साइड मिरर क्या होता है? इसमें छोटा प्रतिबिंब बनाता है। अगर मान लो कोई ट्रेन भी आ रही होती है तो हमको क्या? वो छोटा सा दर्पण में दिख जाता है कि ट्रेन आ रही है। आपने समझा कि गाड़ी के साइड मिरर में क्या होता है? गाड़ी के जो साइड मिरर होता है उसमें जो प्रयोग किया जाता है वो किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण। हमने बताया था कि दर्पण दो प्रकार का होता है। एक तो गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण का प्रकार मैंने पढ़ा, अवतल, उत्तल। अब उसके बाद हम समतल दर्पण पढ़ते हैं। समतल दर्पण किसे कहा जाता है? देखिए, समतल दर्पण जो होता है ये घरों में प्रयोग की जाती है। हम लोग जो घर में प्रयोग करते हैं ये समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। याद रखना है, घरों में प्रयोग जो करते हैं समतल दर्पण। और घर वाले दर्पण किसको याद नहीं रहेगा? घर वाला दर्पण किसको याद ना रहेगा? तो हम बताते हैं समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण
देखिए समतल दर्पण क्या है, मान लीजिए कोई दर्पण है, कोई शीशा है, इधर से हम देख रहे हैं, दर्पण ये कब बनेगी, मान लीजिए कोई दर्पण है, कब बनेगी, जब हम पीछे से लेप कर देंगे। पीछे से जो लेप होता है किसका होता है, सिल्वर ब्रोमाइड या धातु ऑक्साइड का, सिल्वर ब्रोमाइड या धातु ऑक्साइड का। और सिल्वर का परमाणु संख्या याद रखिएगा 47 होता है, इसका संकेत जो होता है Ag होता है, क्या होता है, Ag होता है। और इस बार जो पूछा गया क्वेश्चन था वो सोना का जो परमाणु संख्या होता है 79 पूछा गया था कि सोना का परमाणु संख्या कितना है, 79। इसका जो संकेत होता है Au होता है, याद रखना है। तो पीछे से क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाई हुई है। और क्या होगा कि जैसे ही मान लो यहाँ हमने कोई खड़ा हुआ, यहाँ कोई वस्तु आदमी, मान लो कोई आदमी खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है, क्या है, आदमी खड़ा है, कोई आदमी खड़ा है। ये प्रतिबिंब बनाएगा तो सबसे पहले प्रकाश तो जाएगी, फिर लौटेगी, फिर प्रकाश जाएगी, फिर लौटेगी, तो उसके बाद में प्रतिबिंब बनता है। तो आप देखिए ये जो समतल दर्पण है, समतल दर्पण जब हम दर्पण पहले, सबसे पहले समतल दर्पण किसे कहा जाता है कि जिसका परावर्तक सतह, ये जो दिखने में लग रहा है जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, लिख लीजिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है, समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। सबसे पहले समझना है कि समतल दर्पण के सामने, अगर घर के ऐना के सामने हम लोग खड़ा होते हैं तो क्या होता है कि दायां हाथ बायां दिखता है और बायां हाथ दायां दिखता है। जैसे मम्मी लोग खड़ा होगी, बहन लोग खड़ा होती है, दीदी लोग खड़ा होती है, तो आपको क्या महसूस होगा कि उनका जो बायां हाथ है वो दायां दिख रहा है और दायां हाथ क्या दिख रहा है, बायां हाथ दिख रहा है। क्या ये वास्तविक में होता है, ऐसा नहीं होता, बस हमें महसूस होता है। क्या होता है, महसूस होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब होता है। आभासी याद रखना है, आभासी। आभासी का मतलब क्या, एहसास करना। इसे काल्पनिक भी बोला जाता है, काल्पनिक भी बोला जाता है। याद रखना है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो काल्पनिक भी बनेगा या आभासी भी बनेगा। जैसे हम समतल दर्पण के सामने खड़ा होंगे तो क्या होता है, उल्टा दिखता है, ये दायां बायां और बायां दायां। सबसे पहली बात समझ गया और इसका डिफिनेशन भी आपने समझ गया। और दूसरी बात क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्या कि अगर कोई वस्तु यहाँ से दर्पण से यहाँ तक 5 मीटर में खड़ा है, 5 मीटर पर खड़ा है, कोई वस्तु दर्पण से सामने 5 मीटर पर खड़ा है, तो आप लोग एहसास कर पाओगे कि दर्पण के पीछे भी आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा, प्रतिबिंब भी बनेगा तो कितना बनेगा। क्वेश्चन ऐसा होता है और आप लोग स्पष्ट रूप से देखते होंगे कि अगर आप पीछे जाते हैं तो पीछे जाता है प्रतिबिंब, आप जैसे ही आगे जाते हैं तो क्या होता है, प्रतिबिंब आगे जाता है। कहने का मतलब अगर कोई वस्तु का प्रतिबिंब, कोई वस्तु 5 मीटर पर खड़ा है तो इसका जो पीछे में प्रतिबिंब बनेगा वो कितना बनेगा, तो याद रखना है इसमें भी 5 मीटर पे बनेगा। कितना बनेगा, 5 मीटर। कहने का मतलब क्या है कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी का बराबर होता है। क्या होता है, वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी का बराबर होता है। पहला क्वेश्चन आपने समझ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कोई वस्तु की हाइट, अगर कोई आदमी है उसका हाइट 5 फीट है, क्या है, कोई वस्तु है उसका हाइट 5 फीट है, तो आप महसूस कर पाते हैं कि दर्पण के अंदर भी कोई आदमी का प्रतिबिंब बना होता है। वो जो सामने में जो खड़ा होता है उसी का प्रतिबिंब पीछे में खड़ा होता है। तो आप कहने का मतलब अगर 5 फीट हम दिख रहे होते हैं बाहर से तो अंदर से कितना देखा जाता है, तो याद रखना है उसका भी ऊंचाई 5 मीटर ही होता है। कहने का मतलब कि वस्तु की हाइट और प्रतिबिंब की हाइट बराबर होता है। क्या होता है, वस्तु की हाइट प्रतिबिंब की हाइट की बराबर होता है। आपने 2 केस समझ लिया। तीसरा केस क्या है कि अगर आप देखते होंगे कि कोई दर्पण के सामने जाते हैं, अगर दौड़ते हैं ऐसे करके तो प्रतिबिंब भी उधर से दौड़ती है, प्रतिबिंब भी उधर से दौड़ती है। आप भी अगर इधर से दौड़ते हैं तो प्रतिबिंब भी उधर से क्या होता है, दौड़ता है। अब तो आपसे पूछेगा कि कोई वस्तु जिसका स्पीड है 2 मीटर प्रति सेकेंड, कोई वस्तु है जिसका स्पीड है इधर से जाने के लिए 2 मीटर प्रति सेकेंड इधर से, तो उधर से आने की स्पीड कितना होगा, तो याद रखना है ये दुगुना हो जाता है, 4 मीटर प्रति सेकेंड। ये जुड़ जाता है, क्या होता है, जुड़ जाता है। जैसे आप ट्रेन पर होगे, ट्रेन में क्या होता है कि जब एक इधर से ट्रेन आ रही होती है, एक इधर से ट्रेन आ रही होती है, तो दोनों का लंबाई क्या होता है, जुड़ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि दोनों विपरीत दिशा में चल रही होती है तो उसकी दूरी क्या, लंबाई क्या होता है, जुड़ जाता है। अगर दोनों समान दिशा में चलता है तो उसकी लंबाई क्या होती, घट जाती। इसीलिए वही वाला कंसेप्ट लगता है कि अगर 2 मीटर प्रति सेकंड से इधर से दौड़ता है तो इधर से भी 2 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ेगा। इसका मतलब टोटल जो
जो दौड़ेगा 4 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ेगा। ये है समतल दर्पण का केस। आपने तीनों केस समझ गया। एक क्वेश्चन और पूछी जाती है कि अगर मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, क्या है, कोई समतल दर्पण है, अगर मान लीजिए कि वस्तु की हाइट क्या है, कोई समतल दर्पण है जिसका ऊंचाई कितना है 5 मीटर, सॉरी कोई वस्तु है, पहले याद रखना है कि कोई वस्तु है जिसकी ऊंचाई कितना है 5 मीटर का है, कितना है, कोई वस्तु है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर है, तो उसका प्रतिबिंब पूरा बनने के लिए, कहने का मतलब पूरा पैर से लेके सर तक पूरा प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बनने के लिए कम से कम कितना दर्पण की हाइट होना चाहिए, कितना दर्पण की हाइट होना चाहिए। और भी है क्वेश्चन इस बार, कभी ये क्वेश्चन भी इस बार पूछा गया है। तो देखिए ये जो 5 मीटर का अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, क्या है, कोई वस्तु है, तो इसका कितना दर्पण होना चाहिए, दर्पण होना चाहिए 2.5 मीटर। कितना होना चाहिए, 2.5 मीटर। कहने का मतलब क्या है कि वस्तु के अपेक्षा दर्पण आधी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वस्तु के अपेक्षा दर्पण आधी होना चाहिए, तो स्पष्ट रूप से क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण के अपेक्षा वस्तु की हाइट आधी होनी चाहिए। आपने समझा। एक इसका फॉर्मूला है दर्पण का 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/v याद रखना है, क्या 1/v। तो आपको याद रखना है ये जो f है फोकस दूरी है, f जो है फोकस दूरी है, फोकस दूरी है। u जो है ये वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी है। और ये जो v है प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। याद रखना है, प्रतिबिंब की दूरी याद रखना है। और अगर होता तो मैं लेंस भी इसी वीडियो में कवर कर लेता, लेकिन वीडियो लंबे हो जाने के कारण मैंने क्या किया, लेंस को दूसरे वीडियो, लेंस के बारे में दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो बताइए आपका आज का ये जो क्लास है साइंस फिजिक्स का है, साइंस का जो 3 भाग है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो इसमें जो फिजिक्स की ये प्रकाश का परावर्तन फर्स्ट चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन का यही है, दर्पण और लेंस पे ही पूरा चैप्टर टिका है। तो मैंने ये पहले चैप्टर को चर्चा किया है। तो बताइए आपको क्लास कैसा लगा, और मैंने एक एक क्वेश्चन के बारीकी से चर्चा किया। अगर आपने पूरा क्लास देखा होगा तो जो आशा करेंगे कि आपको एक एक क्वेश्चन कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। तो बताइए अगर वीडियो सही में आपको लग रहा है कि उपयोगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और SST का क्लास आप नहीं देखे हैं, हिंदी मैथिली का क्लास नहीं देखे हैं, तो आप ज़रूर जाके प्लेलिस्ट हो या लैब क्लास हो, सभी में क्या है कि सभी में ऑब्जेक्टिव के माध्यम से और सब्जेक्टिव के माध्यम से, दोनों माध्यम से पढ़ाई गई है। वहाँ जाके ज़रूर देखें। और वास्तविक में आपको सही में आपके लिए उपयोगी लग रहा है तो अपने दोस्त शाखा संबंधी को भी भेजें, ताकि उसको भी इस बार 2025 का एग्ज़ाम में बेहतर मुकाम हासिल कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी आशा और जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। एक बात और बताना है कि जो बच्चे अगर लाइव क्लास करना चाहते हैं तो लाइव क्लास का टाइम है 7:35, शाम 7:35। आप लोग आ जाए, वहाँ लाइव क्लास होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप फेसबुक पर हैं तो ज़रूर सोनू देव ID को फॉलो कर ले, और यूट्यूब पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट आप सभी को।